हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थर्मोडायनेमिक्स की। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से थर्मोडायनेमिक्स हमने करा है, बहुत अच्छे से करा है। तो आज देखने वाले हैं एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर जो कि है थर्मोडायनेमिक्स की। इसमें लगभग 62 क्वेश्चन है। फटाफट से सारे क्वेश्चन देखेंगे, सारे कंसेप्ट हमारे रिवीजन हो जाएंगे। आप लोग साथ में अपने फोन में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पीडीएफ को ओपन कर लो और साथ में नोटबुक पेन लेके बैठ जाना। प्यारे बच्चों, जो चीज समझ नहीं आए, जो चीज डेरिवेशन वाली हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग के, प्लीज उसे राइट डाउन करना, अच्छे से लिखना, ताकि तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा से हो सके और तुम अच्छी तैयारी कर सको और स्कॉलरशिप भी ले सको। प्यारे बच्चों, सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, कहता है कि थर्मोडायनेमिक इज नॉट कंसर्न अबाउट, ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक किसके बारे में कंसर्न नहीं रखता। थर्मोडायनेमिक इसके बारे में कंसर्न नहीं रखता कि एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। देखो, हमने बहुत सारी एनर्जी पढ़ी, लाइक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड मैनी मोर एंथैल्पीज, राइट। तो उन सभी के बारे में कंसर्न रखता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये कन्वर्जन है, मतलब कन्वर्ट करता है एनर्जी को। दूसरा कह रहा है द एक्सटेंट टू विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, ये भी बात बताता है कि कितनी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। स्पॉन्टेनिटी पे हमने पता लगाया था। ये क्या नहीं बताता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे एक है रेट। रेट का मतलब, अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है, आपको पता है रेट का मतलब होता है स्पीड। स्पीड के बारे में इक्विलिब्रियम में हम डिस्कस करते हैं, ना कि थर्मोडायनेमिक में। तो नॉट कंसर्न यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा आंसर था, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट आंसर है, तो इसलिए आपने एक इस पे लगा दिया है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बैठते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी बात सही है। तो देखो, मेरी बात ध्यान से समझो। पहली बात समझो, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज इन अ कवर्ड बीकर। एक तो कवर्ड बीकर है, बीकर कवर्ड है, इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। नहीं भाई नहीं, अगर क्लोज होता है तो मतलब ढका हुआ है तो वो क्लोज सिस्टम ही होगा, गलत है। कह रहा दिस इज देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इन अ क्लोज सिस्टम। बेटा, अगर क्लोज सिस्टम है तो कैसे मैटर बाहर जाएगा? अगर सिस्टम ही क्लोज है, बंद है, तो मैटर बाहर नहीं जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा है हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ अ रिएक्टेंट इन अ क्लोज वेसल, एक बर्तन ही बंद है, मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का बर्तन है, बना हुआ है, इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अगर वो क्लोज है तो क्लोज सिस्टम हो जाएगा। करेक्ट स्टेट में पूछी थी, थर्ड ऑप्शन इसका भी अपना आ जाता है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ थर्मस फ्लास्क। बेटा, थर्मस फ्लास्क किसका एग्जांपल था, याद होगा आप लोगों को। थर्मस फ्लास्क का एग्जांपल एडियाबेटिक का है ना। तो इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम लिखा हुआ है, तो ये बात भी गलत है। सारी बातें गलत है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन को सोल्व के, तो थर्ड ऑप्शन कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास कहता है द स्टेट ऑफ अ गैस कैन बी डिस्क्राइब बाय द क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप। मैंने बताया था प्रेशर, वॉल्यूम, हाँ जी, टेम्परेचर और मोल, ये चारों चीजों को ये एक्सप्लेन करता है। ऐसा ऑप्शन हमें मोल नहीं बताया तो अमाउंट बोला है, अमाउंट वॉल्यूम टेम्परेचर नहीं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और अमाउंट, चारों चीजें होनी चाहिए। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में आर को छोड़ के बाकी सारी चीजें उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करता है कि ये स्टेट 1 में है या फिर स्टेट 2 में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस टू हाफ। अगर उस बर्तन का हमने वॉल्यूम आधा कर दिया, मैंने क्वेश्चन बार बार कराया क्लास में, वॉल्यूम था V, उसको आधा करा, मतलब V/2 करा मैंने, तो कह रहा है कि द स्पेसिफिक हीट विल बी। देखो मैंने बताया था वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर उसे आधा करोगे तो वो भी आधा होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी डिविजिबल, विल बी एडिटेबल, सब कुछ है। लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो उतनी ही रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो जितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस तरफ रहेगा, उतना ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां रहेगा, उतना ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना था। यानी ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट रिमेन कांस्टेंट। इसका भी आंसर थर्ड है। तो चारों क्वेश्चन के अपने आंसर थर्ड है, ठीक है ना, रिमेन कांस्टेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, ये रहा मोल ऑफ ब्यूटेन, ठीक है, टाइपराइटर की गलती, ऑफ अ हीट रिलीज द थर्मोकेमिकल रिएक्शन फॉर द अबाव रिएक्शन, ठीक है। अब एक बात समझो, 1 मोल कंबशन हो रहा है किसका, ब्यूटेन का हो रहा है, तो ब्यूटेन जलना चाहिए। ब्यूटेन का फॉर्मूला सभी को पता है, C4H10 होता है, ठीक है जी। तो C4H10 और ये 1 मोल चलना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2 मोल है तो यही कांटा मार दो, ये नहीं ऑप्शन होगा। ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर ये 1 मोल बर्न हो रहा है तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो -1329 दी गई है, जो कि गलत है, क्योंकि इसने जो वैल्यू दी थी हमें, वो दी थी 2658, यानी 2658 किलो जूल पर मोल के हिसाब से दिया था। यानी 1 मोल जलेगा तो 2658 है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऊपर वाला ठीक है, बट वहां पे 2 मोल की वजह से गलत है, 2 ऑप्शन गलत हो
चुके हैं। तीसरे और चौथे में से कोई एक ऑप्शन होगा। बेटा कंबशन होती है तो हमेशा हीट रिलीज होती है, इसलिए साइन किसका आएगा? नेगेटिव, और ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। फोर्थ वाले में बस एक छोटी सी गलती थी कि यहाँ पे साइन किसका था? प्लस का। ये प्लस का नहीं होता है। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 6 है। इसमें हमारे को डेल्टा यू नोट है, फॉर्मेशन ऑफ CH4 दे रखा है एट अ सर्टेन टेंपरेचर इज -393 किलो जूल पर मोल। डेल्टा FH नोट निकालना है। तो आपको याद होगा कि फॉर्मेशन ऑफ CH4, C4 बनता कैसे था? C सॉलिड प्लस में H2 गैस, एक्चुअली में 2H2 गैस टू गिव CH4, है ना, ये भी गैसीय स्टेट में है। तो इसका आप क्या करो, सबसे पहले डेल्टा NG निकाल लो प्यारे बच्चों। डेल्टा NG कैसे निकलता था? प्रोडक्ट के मोल। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? 1 माइनस में 2 और 1 3। ये सॉलिड है तो इसे काउंट नहीं करेंगे, तो 1 इसका 2 इसका काउंट करेंगे तो -1 आ गया। ठीक है, मैंने बताया था अगर डेल्टा NG माइनस में आता है तो इसका मतलब डेल्टा H जो था वो लेस देन आएगा किससे? डेल्टा U से। इनके बीच में एक रिलेशन था, फॉर्मूला याद है आप लोगों को? फॉर्मूला क्या था? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। इससे मैंने ये रिलेशन निकाला था, यानी कि डेल्टा U से डेल्टा H की वैल्यू छोटी होगी। तो बोल रहा है कि डेल्टा H इज स्मॉलर देन दी डेल्टा UF नोट, है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? इसका ऑप्शन आ जाएगा अपना सेकंड। सही है, तो यहां से रिलेशन निकाल देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, जल्दी से सारे क्वेश्चन करने। नादान बच्चों, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कह रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होता, यानी क्यू की वैल्यू अपनी 0 आ जाएगी। क्यू की वैल्यू 0 वाले अपने 3 ऑप्शन है। ठीक है, मैं भी मिटा रहा हूं, 3 ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, लेकिन क्यू 0 होता है। ओके, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। तो यहां पे सराउंडिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, यहां पे एक बात ध्यान से समझना, एक शब्द है फ्री एक्सपेंशन। याद होगा बच्चों को पढ़ाया था मैंने। फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल की वैल्यू 0 होती है, दैट्स व्हाई W भी क्या हो जाएगा? 0। अब एक बात बताओ, अगर Q 0, अगर W 0 तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। और अगर Q और W दोनों ही 0 होंगे तो डेल्टा U की वैल्यू भी अपनी क्या आ जाएगी? 0, यानी सारा मामला 0 का हो गया। 0 0 0। अच्छा, डेल्टा U रिलेट करता था डेल्टा T से, तो डेल्टा T भी 0 हो जाएगा। सही है, तो डेल्टा U था नहीं, इसलिए मैंने डेल्टा T करा है। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे Q 0, डेल्टा T 0, W 0, ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। किसी और चीज में कुछ और देखोगे तो कुछ और नहीं है, ऑप्शन थर्ड है, बस सिंपल सी बात है। बट देख ले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने पिछले साल तो जरूर कराया था, बट इस साल तुम्हें नहीं कराया है। ध्यान से समझो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे आगे, है ना। ये गाना किसी ने गाया था, सुनो न संगमरमर। अच्छा, हाँ, अच्छा गाना था। चलो छोड़ो, गाने में क्या रखा है? यहाँ पे हमारे पास प्रेशर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? वॉल्यूम है। तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। क्या कराना है? यहाँ पे एक शब्द है कंप्रेस्ड। कंप्रेस मतलब कंप्रेशन हुआ है। कंप्रेशन मतलब गैस को दबाया गया है। गैस को दबाने का मतलब क्या है? वेल, वॉल्यूम पहले यहाँ पे थी V1 और बाद में वॉल्यूम यहाँ पे पहुंच गई V2। सही है। अब अगर ये रिवर्सिबल है तो ये कर्व आएगा ऐसा कुछ, ये कर्व ऐसा आएगा। सही है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम V1 था, ठीक है, मैं V1 लिख देता हूं। बाद में इसका वॉल्यूम V2 है। धीरे धीरे प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन आता है और एरो का निशान लगा देता हूं ऐसा। सही है, ध्यान से समझना। दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसके लिए था ये? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इसका अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो इसके नीचे का जो एरिया कर्व होगा वो हम मेजर करेंगे। लेकिन अगर यही इरिवर्सिबल होता, क्या होता? इरिवर्सिबल। वेरी नाइस। तो इरिवर्सिबल में ये चीज यहां आती, ठीक है, V1 वॉल्यूम यहाँ पे रहता और ये फाइनल प्रेशर पे रहता। दिस इज फाइनल प्रेशर, दैट इज P2 एंड दिस इज इनिशियल प्रेशर, दिस इज P1। तो आपको एक बात मेरे को बतानी भूल गया था, ये जो येलो वाली लाइन, येलो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ पर्पल या नहीं है, पिंक है। अरे चलना, ठीक है ना, मेरे को तो बेबी पिंक के अलावा कोई कलर ही नहीं पता। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे समझो। तो इसने क्या किया, ये यार ये वाला हमारा इरिवर्सिबल है, समझो, और ये वाला हमारा रिवर्सिबल है। इसमें भी ये V1 से कहाँ जा रहा है? V2 पे जा रहा है, यानी कि इसे कंप्रेस किया गया है। प्रेशर उस वक्त सेम रहता है। इरिवर्सिबल में W जो होता है वो माइनस P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V के होता है ना। और इसका क्या होता है? इसका होता है W रिवर्सिबल का होता है इंटीग्रेशन ऑफ P इंटरनल डॉट DV। सही है, ऐसे कुछ होता है ना, उसका डेरिवेशन करते हैं, निकालते हैं, चक्करबाजी कुछ नहीं, आप समझो। मेरे को एक बात बताओ, ये इरिवर्सिबल है, इसमें ज्यादा एरिया आएगा, इसके नीचे का ज्यादा एरिया आ रहा है, ठीक है, रिवर्सिबल का एरिया कम है। सही है, तो इसीलिए कंप्रेशन के केस में ध्यान से समझना, किसके?
कंप्रेशन के केस में W W W W W किसका ज्यादा है? W इरिवर्सिबल का ज्यादा होता है किससे? W रिवर्सिबल से। ऐसा ऑप्शन मुझे दिख रहा है कहां पे? W इरिवर्सिबल का ज्यादा होता है रिवर्सिबल से, यानी ये वाला ऑप्शन है। इसमें नंबरिंग मेरे को गड़बड़ लग रही है, तुम अपने उसमें देख लेना, ये वाला ऑप्शन जिसमें आगे पीछे कर देंगे ये नंबरिंग। ध्यान रखना, अगर ये कंप्रेशन की जगह एक्सपेंशन देंगे, क्या एक्सपेंशन, तो चीजें उल्टी हो गई, ये भी उल्टा कर लेना, कहानी खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊपर वाला इरिवर्सिबल, ये वाला कर्व रिवर्सिबल, सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा ध्यान से समझो, अब ये टर्म ना मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ था जब लास्ट क्लास में कुछ बच्चे आए नहीं थे, तो ये वीडियो देख लेना। Q बाय टी होता है ना, Q बाय टी होता है, ओहो Q अपॉन टी होता है, सही है। कह रहा है द एंट्रोपी डेल्टा एस इज एंट्रोपी का सिंबल है, नहीं पता पढ़ो, 10 मिनट की क्लास है, 10 मिनट की एंट्रोपी की, ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है। डेल्टा एस इज Q बाई टी व्हेन वाटर इज फ्रीज इन अ ग्लास, ठीक है, इन अ बीकर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। अब एक बात बताओ, हमारे पास H2O था, लिक्विड में था, सॉलिडिफाई हुआ, फ्रीज हुआ तो सॉलिडिफाई हुआ। मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर कोई लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है ना, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी। किसकी एंट्रोपी? इसकी एंट्रोपी। और ये कौन है हमारा? ये है हमारा सिस्टम, समझना। अगर सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हुई, ठीक है, मैं ऐसा लिखता हूं ज्यादा समझ में आएगा, डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि ये लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है। अगर सॉलिड से लिक्विड में जाता ना तो एंट्रोपी बढ़ती, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाएगी, लिक्विड ज्यादा फैलेगा, सॉलिड कम फैलेगा, उसके पार्टिकल ज्यादा वैलेंस है सॉलिड के, जिसकी ज्यादा वैलेंस है उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी, सिंपल सा फंडा है। तो अगर सिस्टम की डिक्रीज हो रही है तो सराउंडिंग की डेल्टा एस, अरे यार डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो है वो क्या होगा? वो अपना इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका ये मतलब हुआ कि डेल्टा एस सिस्टम का इंक्रीज नहीं इंक्रीज नहीं भाई, डिक्रीज। डेल्टा एस सिस्टम का डिक्रीज होगा बट डेल्टा एस सराउंडिंग का इंक्रीज होगा, इसलिए इसका आंसर अपना थर्ड है। बाकी सारे आंसर हमारे गलत है। उल्टा भी हो सकता है, मान लो ये बोलते हैं मेल्ट हो जाए तो मेल्ट में फिर उल्टा कर लेना, सही है ना, दिमाग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल कुछ नहीं होने वाला, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है तुम्हें, बड़े ध्यान से सुन लो मेरी बात, सुन रहे हो और लिख रहे हो ना, मैं देख रहा हूं, रुक जाओ, दिखाइयो अपनी नोटबुक, दिखा नोटबुक दिखाई, तूने लिख रहा है तू, मतलब सही है। अब ये क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन ना मतलब तू बच्चा थोड़े ना कि अब तू ऐसे लिखेगा और फिर दिमाग लगाए, कोई चक्कर नहीं है। देख मैं हूं जिंदा, अगर जब तक मैं जिंदा हूं तुझे भी जिंदा रहना पड़ेगा ऑब्वियसली। देख ये 3 रिएक्शन है, सही है। अब इस 3 रिएक्शन में इसकी वैल्यू दे रखी है H, इसकी वैल्यू दे रखी है Y, इसकी वैल्यू दे रखी है Z, सही है। अब मेरे को एक बात बता, ये दोनों मान लेते हैं गिवन होगा, है ना, ये रिक्वायर वाली मान लेते हैं। अब एक बात बता, सुन, CO चाहिए तुझे, CO का मिल रहा है, सेकेंड इक्वेशन में मिल रहा है, तो उसको क्या करेगा? रिवर्स करेगा। रिवर्स करने का मतलब ये है कि CO से CO आ जाएगा, ग्रेफाइट से ग्रेफाइट कट जाएगा, O2 से रिवर्स करेंगे तो O2 से O2 भी कट जाएगा। लेकिन यहां पे एक मेरे को लग रही है गड़बड़ क्या है मैं बताता हूं। गड़बड़ है, यहां पे होना चाहिए 1/2, है ना, देखा, और यहां पे भी होना चाहिए 1/2, ये हमारी टाइपिंग एरर है, तो ध्यान रखना इस बात का। चलो वहां तो सही आएगा, पेपर में तो सही आएगा, यहां ध्यान रखना। तो बेटा देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इसको रिवर्स किया था, रिवर्स करने का मतलब x प्लस का है और y माइनस का है, यानी z की जो वैल्यू आ रही है वो x माइनस y आ रही है। क्या बोलते हो? अरे हाँ कि ना यार, मतलब कट गया ना ये, तो CO इधर आ गया, ठीक है, और O2 में से हाफ O2 गए तो हाफ O2 बचेगा, सही है, हाफ O2 बचेगा और इधर CO2, क्योंकि ये इसी तरफ था तो इसीलिए आ जाएगा यहाँ पे। Z किसके इक्वल है? x माइनस वाई के, और Z इक्वल टू x माइनस वाई, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिमाग खराब हो गया। कोई बात नहीं, इस माइनस वाई को इधर ले आओ तो ये Z प्लस वाई हो जाएगा और ये x, और ये ऑप्शन हमें मिलता है कहाँ? पहला ही ऑप्शन है, Z इक्वल टू, हाँ नहीं सॉरी, कौन सा है भाई, दिख जा, हाँ ये रहा, थर्ड ऑप्शन है x इक्वल टू वाई प्लस Z, सही है ना। करके देखो यार, देखो मैं बताता हूं, पहली वाली एज इट इज, दूसरी को रिवर्स करो, उसको ऐड करो, आंसर आ जाएगा। रिवर्स करने की वजह से यहाँ पे साइन माइनस का हो गया, बाकी सारी रम तुम्हें पता ही है, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब इसमें दिमाग खराब ये होता है, इसमें ना पढ़ाई की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को करने के लिए पढ़ाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, इन दोनों रिएक्शन में CH4 बन रहा है, इसमें भी CH4 बन रहा है, नीचे वाली में भी, और ऊपर वाली में भी CH4 बन रहा है। ऊपर वाली में मिल रहा है X, नीचे वाली में मिल रहा है Y। एक बात बता, जब हम ये रिएक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पे देखो 4H की फॉर्म में, यानी एटम है पहले से ही। अब यार मान लो ये वाली रिएक्शन करनी है तो H2, यानी H और H के बीच में हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना, तब जाके ये इसमें जुड़ेगा, तब जाके CH4 बनेगा। लेकिन हुआ क्या, ऊपर वाली रिएक्शन में पहले से ही वो टूटा हुआ है, सही है। तो एक तो तुम तोड़ के बनाओ
और एक टूटा हुआ है। इज लाइक के तुम्हें कोई खाना बनाना है और उसको पहले ग्राइंड करोगे और फिर बनाओगे। ग्राइंडर में एनर्जी तो जाएगी ना, बिजली तो खर्च होगी, और पहले से ग्राइंड कोई हुआ है तो फटाफट बना दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राइंड करा हुआ है, पहले से ही टूटा हुआ है, तो इसमें एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी या कम रिलीज होगी। तो एक्स इसमें ज्यादा आएगा, सॉरी हाँ, इसमें कम लगानी पड़ी तो एक्स ज्यादा रिलीज होगा, तो यानी एक्स जो है वो वाई से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। और इसमें एनर्जी कम निकलेगी क्योंकि वो एनर्जी तो यहां खर्च हो गई, यहां तोड़ने में लग गई। इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन, भाई जीरो ही लेते हैं। जितने भी एलिमेंट होते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में, इन सभी की एंथैल्पी हम जीरो लेंगे। और ये क्या कह रहा है, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, ऑप्शन बताना है कंपाउंड की क्या है। पहला ऑप्शन है इज ऑलवेज नेगेटिव, क्या हमेशा नेगेटिव होती है। भाई यार हम कैसे बता सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है। तो इसका तो एक ही ऑप्शन है, और वो भी कौन सा है, हमारा थर्ड है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुगम कह सकते हैं इसको। बड़े आराम से तुम ये कर रहे हो, कह रहे हैं जल्दी से छोटे। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ओके। सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस, ये तो सभी को पता है। एक बात बता, अगर मान ले सॉलिड है ना, सुन, ये जो ये सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड किसमें कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। लेकिन एक बात बता, सॉलिड से लिक्विड में जाना एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाता था, बोलता रहे, और लिक्विड से गैस में क्या आना इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। बोल नहीं रहा तो चुपचाप है मेरे को, अरे मैं जो सुन रहा है भाई लिख ले, तू बहुत काटूंगा तेरे को मैं। और अगर सॉलिड से गैस आना है, हाँ मैं तेरे से ही बोल रहा हूँ, हाँ इधर आ, मम्मी बाद में बुलाएगी, इधर ध्यान दे। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता था। एक बात बता, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द सम ऑफ दीस टू एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इनका सम है ना, तो ऑप्शन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, पहला ऑप्शन। क्यों इतना लोड लेना, मैं हूं, मुझे याद कर। देख सुन मेरी बात सुन, यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सी बात करेक्ट नहीं है यार, देख कोई भी बात करेक्ट नहीं हो सकती है जब तक हमें डेल्टा जी के बारे में नहीं पता है, और तुमने डेल्टा जी पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूं। देखो डेल्टा जी का करना क्या है, डेल्टा जी की ना 3 वैल्यू होती है, यानी कि जो गर्लफ्रेंड थी उसकी 3 वैल्यू थी। एक गर्लफ्रेंड थी 0, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव वाली ना नेचुरल होती है, मतलब तुम्हें बताया था जो नेचुरल गर्लफ्रेंड्स होती है ना, वो नेचुरल होती है, उनका नेचर ही होता है स्पॉन्टेनियस मतलब आगे की तरफ प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड में जाएगी। पॉजिटिव वाली जो होती है ना, वो मेरे को हराम लगती है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पॉजिटिव गर्लफ्रेंड कभी मत बनाओ, नेगेटिव बनाओ, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये बैकवर्ड जाएगी और ये बिना एक्सटर्नल एजेंसी से फॉरवर्ड जा ही नहीं सकती। जैसे कि अगर मान लो मुझे किसी ठंडी चीज को और ठंडा करना है, ठंडी चीज गर्म तो हो जाएगी अपने आप ही, लेकिन किसी ठंडी चीज को और ठंडा करना है तो मुझे उसे फ्रीजर में डालना पड़ेगा। अब फ्रीजर में एक्सटर्नल एजेंसी कौन है, फ्रीजर में एक्सटर्नल एजेंसी है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। पैसे तो लग रहे हैं ना भाई, एनर्जी भी खर्च हो रही है, एक्सटर्नली खर्च हो रही है, नेचुरली नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अगर डेल्टा जी 0 आता है तो उसे हम बोलते थे इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम तब तुम्हें अटपटा लगता था, अब तुम्हें खटपटा लग रहा है। खटपटा इसलिए लग रहा है क्योंकि अब तुमने ये चैप्टर कर रहा है, इक्विलिब्रियम कर रहा है। इक्विलिब्रियम हमेशा उसमें होती है जिसमें तुम्हारे 2 ये डायरेक्शन वाले होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होती है। अगर ये 3 बात पता है तो इसका आंसर कर दो। क्या कह रहा है, डेल्टा जी इज 0 फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। इसने बोला नोट करेक्ट, तो ये लगाना मत, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, नोट करेक्ट बोलना है। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, देखो डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, गलत। डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, सही। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी बात सही है। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये क्या ऐसा, ये मल्टी करेक्ट में है क्या, हाँ मल्टी करेक्ट में होगा फिर ये क्वेश्चन, है ना, मल्टी करेक्ट में है भाई, मल्टी करेक्ट में है, कमाल ही हो गया। मल्टी करेक्ट में नहीं है, मल्टी करेक्ट में नहीं है तो फिर समझ नहीं आया मुझे। ये 2 जगह किस में है, क्वेश्चन नंबर चेंज करा गया इन्होंने। एक सेकेंड में देख लेता हूँ, डिगी कहाँ गया। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बात तो सही है। अच्छा, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। नोट करेक्ट पूछा था ना हमसे, तो ठीक है। तो नोट करेक्ट तो यही होगा ना भाई, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस के, नहीं ये बात तो गलत है क्योंकि हमने लिखा है, तो इसलिए नोट करेक्ट स्टेटमेंट पूछना था। देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, तुम तो फिर भी नादान बच्चे हो, फिर भी टेंशन की बात नहीं है, कर लेंगे। ये है मल्टी करेक्ट, 15वां क्वेश्चन मल्टी करेक्ट है। अब लेकिन पेपर में ना मल्टी करेक्ट का कोई सीन नहीं होता है ना, सीबीएसई मल्टी करेक्ट की बात ही नहीं करती, तो हम इसमें से एक ऑप्शन को कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। तो ध्यान से कर लेना कौन सा ऑप्शन चेंज होगा, तुम्हारी किस्मत है। कह रहे थर्मोडायनेमिक मेनली deals with the interrelation of various form of energy and their transformation from one form to another form। एनसीईआरटी की पहली लाइन है कि थर्मोडायनेमिक डील करता है with the
इंटर रिलेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सही है, मतलब ये है कि एनर्जी ना ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। कई सारी रिएक्शन, कई सारी थी ना भाई, मैंने तुम्हें क्या बताया, बहुत सारी थी, तो इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। दूसरा क्या, एनर्जी चेंज इन द प्रोसेस विच डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। नहीं, एनर्जी मींस वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी, और वर्क और हीट दोनों ही हमारी कैसी फंक्शन थी, पार्ट फंक्शन थी, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ये बात तो बहुत गंदा इंसान ने लिखा, ये गलत है। कह रहा हाउ एंड व्हाट द रेट, रेट की बात थर्मोडायनेमिक नहीं करता है। रेट यानी पैसे से नहीं है, स्पीड से है। किससे है? स्पीड से। तो ये बात ये नहीं कह रहा द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट और मूविंग फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम। बिल्कुल, अगर जो सिस्टम होता है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है, ये बात हमें थर्मोडायनेमिक नहीं बोली थी, और ये वाली बात भी बिल्कुल करेक्ट है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुननी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या रहा है कि इन एन एक्सोथर्मिक, अरे माता श्री एक बात बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, सबको पता है। अब हीट निकलेगी तो क्यों हमारा नेगेटिव होगा, क्यों पॉजिटिव तो होगा नहीं, काटा मार दो, ठीक है। और अगर डेल्टा एच वो भी नेगेटिव होगा तो पहले और दूसरे ऑप्शन हो जाएंगे। यार क्या है इतना आसान, मतलब मैं जीवन में इतने आसान क्वेश्चन नहीं करे, तुम भी कर सकते हो, तुम्हें भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन बस 1 घंटे की ये वीडियो तो देखो ढंग से। द स्पॉन्टेनिटी मींस व्हाट होता है, स्पॉन्टेनिटी का कुछ मतलब नहीं है, जो प्रोसेस नेचुरली हो अपने आप, उसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप होता है, कोई कराने वाला नहीं आता, नेचुरल प्रोसेस होता है। तो तुम अपनी पढ़ाई को भी स्पॉन्टेनियस बनाओ, ठीक है, मेरे से इनिशिएट करा लो, लेकिन पढ़ो, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। कह रहा है स्पॉन्टेनियस मींस हैविंग द पोटेंशियल प्रोसीड टू विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। सही बात है, ये तो हमें भी पता है। अब क्या बताओ, जो हीट है वो कोल्डर से वार्मर में जाएगा, क्या ठंडी चीज में से और हीट निकल सकती है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। गैस इन अ कंटेनर कॉन्ट्रैक्टिंग इनटू वन कॉर्नर, देखो कितनी छोटी सी बात कही है। इसने ये बोला कि एक कंटेनर है, इसमें जितना भी गैस भरा हुआ वो कोने में आके इकट्ठा हो जाती है। अबे ऐसा थोड़े ना होता है, गैस एक, जैसे मान लो इस रूम की गैस है, वो कोने में थोड़े ना मिलेगी हमें, गैस तो फैली हुई है। तो ये वाली बात गलत है। इसका मतलब गैस को अगर मैं यहाँ छोड़ू तो ये जितनी, चाहे थोड़ा छोड़ू, दो दाने छोड़ू, उसके 2 मोल छोड़ू, पूरे कंटेनर में फैल जाएगा ये, है ना, पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि गैस एक्सपैंड टू फिल अवेलेबल वॉल्यूम एंड बर्निंग ऑफ अ कार्बन इन ऑक्सीजन टू गिव अ कार्बन डाइऑक्साइड। यार ये तो वो बोल रहा है C+O2 टू CO2। यार कोई मतलब है? कार्बन को जलाना हम थोड़ा नहीं जलाते, अपने आप जलता है। तो वो प्रोसेस कैसा हुआ? वो प्रोसेस हुआ, कैसा प्रोसेस हुआ? वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। कैसा प्रोसेस हुआ? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई है? चले 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 चले, ओ भाई टाइम वेस्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है फ्रॉम एन आइडियल द वर्क ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन अंडर द isothermal expansion we can calculate using W equal to minus nRT ln example problems chemistry 72 sample paper containing 1 mole of an ideal gas and expand isothermally and reversibly to 10 times to original volume। यार मुझे समझ ना आए। देखो भाई मैं बताता हूं, इसमें मेरे को लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। 1 मोल है, बात समझ में आ गई। इसने बोला कि एक टेम्परेचर है 300 केल्विन, एक टेम्परेचर है 600 केल्विन। रिवर्सिबल का वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें नहीं भी बताते ना ये, तब भी तुम्हें पता था। क्या था वो बताना मुझे। W रिवर्सिबल इक्वल टू -2.303 nRT log V2 by V1। V2 by V1 ये बोल रहा है कि 10 टाइम्स रिवर्सिबली टू 10 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, means the V2 is 10 times of V1। V2 is 10 times of V1। तो वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां पे। जैसे मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा W रिवर्सिबल इज इक्वल, अच्छा सुनो कहानी यहां नहीं है। कहानी ये कि इसी रिएक्शन को 2 टेम्परेचर पे कराया गया है। 2 टेम्परेचर कौन से? एक 300 केल्विन है और एक 600 केल्विन है, और उसके बीच में रिलेशन निकाला कि वो 20 टाइम्स है, ट्वाइस है, क्या है मतलब बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, 2 बार ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। मैं लिख लेता हूं डायरेक्टली। W रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 एन इज 1 मोल, R की वैल्यू जो है सो है, टेम्परेचर अपना 600 केल्विन और log 10 टाइम्स हो गया है V2। तो V2 by V1 इज 10, यू नो V2 by V1 इज 10 अपॉन में दोबारा से एक और फॉर्मूला लिखेंगे। मैं W रिवर्सिबल की जगह क्या करता हूं, यहां पे 2 वर्क कर देता हूं। एक वर्क अपनी 600 केल्विन वाली है और एक वर्क अपनी 300 केल्विन वाली है। यानी देखो टेम्परेचर के चेंज होने से भी वर्क
गैस का एक्सपेंड और कंप्रेस होने में भी चेंज आ रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो -2.303 1 आर इंटू में 300 इंटू में log 10/1 आएगा। अब एक बात बता, log 10 की वैल्यू 1 होती थी, ये भी 1, ये भी 1। एक बात बताओ, क्या बचेगा? सब कुछ कटेगा, वो सबका कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, आर भी कटेगा। 600 302 आ गया। log 10 अगर नहीं भी कट रहा होता तो सेम होता, तो वैल्यू काट ही देते। तो बचा क्या? W वर्क डन एट 600 केल्विन इज 2 टाइम्स द वर्क डन एट 300 केल्विन। दैट मींस व्हाट? That means is the answer is work done at 600 Kelvin is 20 times. नहीं, work done at 300 Kelvin नहीं, work done at 600 Kelvin is twice the work done at, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आ जाएगा और डेल्टा यू 0 आएगा। क्यों आएगा डेल्टा यू 0? बताओ। क्योंकि आइसोथर्मल के अंदर डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। बताया था डेल्टा यू कितना है? 0 है। किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। याद रखियो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना और रट्टा मार के मत आना यार प्लीज। जिस चीज को तुम चाहो वो कर लो, देख के नहीं हो पाएगा। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कहानी बहुत सिंपल है। इसने बोला ये रिएक्शन है जिसमें 2 मोल जिंक के 1 मोल O2 का 2 मोल ZnO को डेल्टा S दे रहा है इतना। सही है? इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है। अरे यार कोई मतलब है, कोई सेंस है इस बात की? द एंथैल्पी ऑफ 2 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड इज लेस देन, यहां पे देखो 2 मोल जिंक ऑक्साइड की वैल्यू है, 2 मोल जिंक ऑक्साइड लेस देन द टोटल एंथैल्पी ऑफ 2 मोल्स ऑफ जिंक एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एक बात बता, 2 मोल जिंक है, 1 मोल O2 है। अब समझियो ये रिएक्शन है कैसी? माइनस में है ना, एक्सोथर्मिक। मैंने तुम्हें बताया था अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है और डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो ये रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकली है ना, हीट निकली है तो रिएक्टेंट में हीट एनर्जी एडेड थी, वो निकल गई है तो प्रोडक्ट के पास, जैसे मान लो इस पे 100 थी तो इस पे 80 बची, तो यहाँ पे 20 निकल गई है ना, तो इसका मतलब इस पे ज्यादा इस पे कम है, मतलब रिएक्टेंट पे एनर्जी ज्यादा होती है, किस पे? प्रोडक्ट पे। वही बात कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ 2 मोल जिंक ऑक्साइड की जो वैल्यू है वो कम है इनके कंपेयर में, बिल्कुल प्रोडक्ट का कम होता है एक्सोथर्मिक है। पहली बात से मैं एग्री करूंगा, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात कह रहा था एंथैल्पी ऑफ 2 मोल ऑफ जिंक, ये तो वही बात है, तो गलती होगा। और इसमें जो एनर्जी निकल रही है वो 693 निकल रही है, तो 693 एनर्जी इवॉल्व हुई है, बिल्कुल इवॉल्व हुई है। अगले वाले में मजे लिए किससे? एब्जॉर्ब से, जो कि गलत है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। सही है? ये तो 19वां क्वेश्चन, ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें क्या कहा गया है कि 18 ग्राम वाटर कंप्लीटली वेपराइज एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर एंड एंथैल्पी चेंज इज 40.79 किलो जूल पर मोल, बट विल बी द एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर। देखो बेटा एक बात बताओ, पानी है H2O लिक्विड, वेपराइजेशन हुआ H2O गैस में, और एक बात बता, जब ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में होगा, इसकी एंथैल्पी 1 मोल के अकॉर्डिंग होगी। तो ये कह रहा है जब 18 ग्राम का मतलब क्या होता है? 18/18 दैट इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल ही होता है ना, मैं 18 ग्राम बोलूं या 1 मोल बोलूं, बात एक ही, मोल मारे मोलर मास 18 सेम है। तो ऊपर नीचे कर दिया यार, मेरे को बात बता, 1 मोल के जलने के बाद इसमें वैल्यू कितनी निकल रही है? 40.79 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब the enthalpy of vaporization is when 1 mole of water is evaporate, so that means इसकी वैल्यू भी उतनी ही होगी जितनी थी, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होती है, एंडोथर्मिक होती है, इसलिए प्लस का आएगा किलो जूल पर मोल में। लेकिन उसने पूछा कितना है कि 2 मोल्स ऑफ वाटर अंडर द सेम कंडीशन पे बताओ, 2 मोल्स के लिए बताओ, 1 मोल के लिए इतना है, तो 2 मोल वाटर के लिए डेल्टा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज डबल हो जाएगा यार। 40 का डबल कितना होता है? 80.79 का डबल कितना होगा? 70 140, तो 81 और 18 ऐसे कुछ आ जाएगा यार, देख लियो, ठीक है। किलो जूल पर मोल 18.18 एग्जैक्ट मल्टीप्लाई कर लेना यार दोस्तों यार। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मोल ऑफ एसीटोन रिक्वायर लेस हीट टू वेपराइज, ठीक है, कम हीट चाहिए एसीटोन को वेपराइज होने में, मुंह से बोल रही है। एंड देन 1 मोल ऑफ वाटर विच टू लिक्विड हैज हायर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब ये पागल है क्या? एसीटोन जानते हो क्या होता है? एसीटोन इज बेसिकली परफ्यूम, जो महिलाएं लगाती है अपनी बैकलेस पीठ पे। तो परफ्यूम लगाते ही वो तुरंत ही उड़ जाता है, फ्रेग्रेंस हो जाती है, सर में दर्द होने लग जाता है, ठीक है। किसी चमकीली औरत के पास जाओ, बहुत ज्यादा गंदी फ्रेग्रेंस आएगी, ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है। शादी ब्याह में ऐसे ही अक्सर देखते हैं, हम दूर रहते हैं इन सब चीजों से। पानी की बात करें बेटा, तो पानी ना कम वेपराइज होता है, पानी कम हीट ले रहा है, तो ऑब्वियसली यार एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ
एसीटोन एसीटोन एसीटोन। दैट मीन्स एक और चीज बताता हूं, जो जल्दी उड़ जाए वो कमजोर इंटर रिलेशन में है या इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन में है। तो एसीटोन की ना इंटर मोलिकुलर इंटरेक्शन वीक है। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन क्या है? वीक है। किसकी? एसीटोन की। जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा एनर्जी लेगा, तब जाके वेपराइज होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां पे मतलब मैं क्या ही बोलूं और क्यों बोलूं, मुझे तो बोलना भी नहीं चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये है जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम एज गिवन इन द रिएक्शन। तो ये बोल रहा है कि क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेम होगा या नहीं होगा। मैंने तुम्हें बार बार बताया था बेटा, ये चीज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कंसिडरेबल है, बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कंसिडरेबल नहीं है। पूछो क्यों? क्यों का जवाब यह है कि यहां पे है कंपाउंड, और डेफिनेशन क्या कहती है कि वो अपने एलिमेंट से बनना चाहिए। अगर CaCO3 कैल्शियम से बनता, कार्बन से बनता और ऑक्सीजन से बनता, तब तो उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम बोल लेते। बैलेंसिंग कर लेना यार, चक्करबाजी नहीं है। मेन बात यह है कि ये किससे बना हुआ है? कंपाउंड से बना हुआ है। और अगर ये कंपाउंड से बना हुआ है तो दिस इज नॉट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज ओनली द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो आंसर इज नो नो, बिकॉज इट इज फॉर्म फ्रॉम द कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसे एक्सप्लेन कर देना यार, एक लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि स्टेटमेंट 2 नंबर का हो सकता है। ओहो कमाल कर दिता। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इसकी इतनी है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा FH नॉट। इसका मतलब पता है क्या? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। पता क्या दे रहा है वो ये दे रहा है कि NH3 के बनने की जो वैल्यू है, ये येलो कलर के पेन से जो मैं लिख रहा हूं ना, ये वैल्यू उसने इस लाइन में, इस छोटी सी लाइन में बता दिया। और दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 91.8। एक बात बता, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज NH3, ठीक है? वो 1 मोल बनना चाहिए, तो 1 मोल बनने के बाद वैल्यू कितनी है? 91 पॉइंट। वैल्यू ऑफ डेल्टा FH नॉट फॉर NH3 इज 91.8 किलो जूल पर मोल। मुझे कुछ लोचा लग रहा है इस क्वेश्चन में। एक बार मैं क्वेश्चन देख लूं, क्वेश्चन देख लो। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन में गड़बड़ है? क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, नहीं है, जैसा वैसा ही है, सही है। हमें ये दे रखा है, इसके लिए पूछा है। देखो बहुत ही सिंपल है, रिएक्शन को इन्होंने करी है, पलटी मारी है, रिवर्स। एंड दूसरी बात पता है क्या करी है इन्होंने ना, इसको ना फिर यार ये ना बैलेंस भी नहीं है या है? हाँ ये बैलेंस है। यहां पे मेरे को हाफ N2 करना था और यहाँ पे 3/2S2 करना था। इसकी वैल्यू आपको 91.8 दी गई है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। रिएक्शन को रिवर्स किया गया है। जब भी बेटा रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है तो साइन हो जाता है प्लस का, तो 91.8 हो जाएगा प्लस का, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे कितने मोल है? 2 मोल, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 180 और 18 दूनी 36, 183.6 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। दिस इज नथिंग एल्स। 1 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्या कह रहा है? द एंथैल्पी ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटीग्रल in a journal if enthalpy of an overall reaction A से B along with the root of delta RH1 and delta RH1, 2, 3 represents the enthalpy of the intermediates reaction leading to proceed with B. What will be the relationship between the enthalpy of reaction and delta RH1 to H2 intermediate reaction? पता क्या कर रहा है? बकवास कर रहा है। पहले तो पढ़ा नहीं कुछ, पर मेरे को जहां तक समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि एक रिएक्शन है A से B गया और इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लगा डेल्टा RH, सही है। अब ये कह रहा है कि इसमें ना एक A से मान लेते हैं C गया, तो इसमें लगा डेल्टा RH1, ठीक है। फिर गया C से गया D फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ता कुत्ता, डेल्टा RH1 2, तेरे को नहीं बोल रहा है ध्यान दे यार, प्यारा बच्चा है तू मेरे लिए। और D से B गया, हाँ, डेल्टा RH3, सही है। तो एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता ये ऐसे घूम के गया, है ना। तो डेल्टा RH इज इक्वल्स टू डेल्टा RH1 प्लस डेल्टा RH2 प्लस डेल्टा RH3। सिंपल है यार, खत्म कहानी। लो यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 25वां क्वेश्चन, हाँ जी। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन रिएक्शन दे रखी है 16। अरे यार ये क्वेश्चन मैंने कराया पेपर में,
क्लास में कराया भाई 1665, इसकी वैल्यू दे रखी है 1665 किलो जूल पर। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द CH? अब ये बता कितने बॉन्ड टूटे हैं इसमें? 4 बॉन्ड टूटे हैं, तो दिस इज नथिंग एल्स, इट्स अ बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एंथैल्पी आपको निकालनी है, किसकी? एक CH की निकालनी है ना, तो क्या करो 1665 डिवाइडेड बाय 4, आवरा का डावरा, जल्दी से हो जा, जल्दी आएगा, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, अगेन 15 आ रहे यार, 4 चौक 16 कर देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। किलो जूल पर मोल। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं, बस 4 पे डिवाइड क्यों किया ये पता चल गया, क्योंकि 4 बॉन्ड थे, 4 बॉन्ड थे। रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है, ऐसा लिखनी है, सी टिक डिक 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 4 4 यहाँ पे हमारे 4 बॉन्ड, इसको तोड़ा 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 तोड़ा, तोड़ के जोड़ा, तोड़ना जोड़ना, यही सब रह गया है केमिस्ट्री के अंदर। डिवाइड कर दो भाई, 4 बॉन्ड टूटे, इसकी वैल्यू आपकी 1665 है, मैंने बताया था। एवरेज बॉन्ड एनर्जी से ये फॉर्मूला था, बहुत ही आसान। 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ओहो कमाल कर देता। लैटिस एंथैल्पी, सब्लिमेशन, सोडियम मेटल की दे रखी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, बोन हैवर साइकिल, याद है? अरे वो साइकिल ही बोल रहा मैं, बोन हैवर साइकिल। इधर ही तू लिख नहीं रहा अभी तक, बहुत मारूंगा तेरे को मैं, रुक जा, देख लू मैं। लिख रहे हैं ना? हाँ लिख ले, बहुत पिटेगा तू, गंदा इंसान है। बोन हैवर साइकिल कराई यार क्लास में, नोट्स में पलट, नादान। देख NaCl किससे बनेगा? NaCl बनेगा Na सॉलिड प्लस 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 हाफ Cl2 गैस से बनेगा, सही है। एक बात बता, ये तो हुई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये NaCl है, Na प्लस और Cl नेगेटिव, याद होगा, प्लस माइनस लगाते नहीं है यार। मेरी बात तो ध्यान से सुनो, देखो Na सॉलिड को ना पहले कन्वर्ट करो Na गैस में, इससे क्या होगा? ये है आयनाइजेशन। कितना गंदा इंसान है यार, मेरे कंसेप्ट और वीक कराएगा। दिस इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके नाउ अब क्या होगा? अब होगा Na प्लस गैस और यहां आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइज हुआ है ना सर, बोन हैवर साइकिल यही बनवाई है कि नहीं बनवाई है? बोल। नोटबुक में मिली, साले तेरे को मिलेगी भी नहीं, तू ढूंढ ही नहीं रहा, बकवास कर रहा है जब से। ये बताओ, इसका बॉन्ड तोड़ दिया हमने, हाफ मोल चाहिए था, उधर 1 क्लोरीन चाहिए, इसलिए हाफ करा है, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी हाफ करनी पड़ेगी। बताई थी एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड इज हाफ है, तो हाफ आएगा, यहाँ पे 1 ही क्लोरीन आएगा। क्यों? क्योंकि 1 आया, 2 से 2 कट गया, 1 क्लोरीन आया। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को हमें गेन कराना है ना, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को गेन कराऊंगा, तो उसे बोलेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl नेगेटिव, बोन हैवर साइकिल बना दिया इसने। मान लो 2 नंबर में आया, 3 नंबर में कर लोगे। अब इनका गुलू गुलू होगा, जैसे इनका गुलू गुलू होगा तब जाके ये क्या बनेंगे? NaCl। इसी को बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी लाते क्यों नहीं मानते, और कभी कभी तुम आते लाते। लैटिस एंथैल्पी LATTH, सही है। एक बात बता दे मुझको तू, ये तूने बना लिया है, छपाई मशीन साथ साथ बनाया कर। अब यहां थोड़ा रुकूंगा यार, जल्दी कर यार फटाफट से। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू, ये जोड़, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। हाँ कर लेना, और नहीं तू एक काम करना, 2x पे कर ले 1.25 पे मीटर नहीं हो रही स्पीड, 2x पे करेंगे। ये लीजेंड बनना पड़ेगा उसके लिए तुझे। हाफ बॉन्ड एंथैल्पी प्लस 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 के बाद क्या आएगा? बोलते भी तो नहीं है ये, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस। चुपचाप बैठा हुआ मारूं थप्पड़, जल्दी बोल। लैटिस एंथैल्पी। हाँ अच्छा कर लिया तूने मेरे से पहले, कोई बात नहीं। इनकी वैल्यू पुट करनी है प्यारे बच्चों, यहां से वैल्यू ले लेंगे हम। यहां से वैल्यू क्या क्या है एक बार बता दो मुझे। देखो यूजिंग द फॉलोइंग, जहां तक कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी निकालना है हमें। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट आई होप कि आप ये करोगे तो आपको समझ जाएगा प्यारे बच्चों। देखो सब्लिमेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 108। अब याद रखना सब्लिमेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो यू हैव टू पुट द प्लस वैल्यू। एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की भी कहीं ना कहीं दे रखी है, मैं देख लेता हूं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये रहा लास्ट में। अरे यार पहले नहीं बोल सकता था। पता है क्या हुआ? गेम क्या हो गई है? देखो NaBr के लिए है, मैंने किसके लिए कर दिया? NaCl के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, Cl की जगह Br कर लियो, अपने आप कर लियो, मैं दोबारा नहीं करने वाला। तो समझदार है, मैं सीधा यही आएगा, रिश्ता यही आएगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है -360 -360.1, ठीक है। सब्लिमेशन की वैल्यू ये रही, कहां से उठाऊं? ये रही 108.4। और आयनाइजेशन एंथैल्पी कहां? ये रहा
आयनाइजेशन एंथैल्पी भी प्लस में ही लेना क्योंकि एंडोथर्मिक होता है। और बॉन्ड एंथैल्पी कहां गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन इज 192 और इस 192 को डिवाइड कर लियो, यहाँ पे क्लोरीन है वहां पे ब्रोमीन है, 192 को 2 से डिवाइड कर लेंगे भाई, 2 से डिवाइडेड नहीं है ये, ना 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 ना, डिवाइड तेरे को करना है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ माइनस साइन यहाँ है और वैल्यू ये रही -325, -325 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में होती है। और लेटिस एंथैल्पी अब टू कैलकुलेट दिस इज नथिंग एल्स, इट्स अ लेटिस एंथैल्पी। चलो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। आप क्वेश्चन साइड में जाओ, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लो। मेरे से नहीं हो यार, मेरे से मत कराओ भाई, टाइम वेस्ट होगा, तुम खुद कर लेना ना। -360, 108 और 496 और ये 298, मतलब तुम कर लेना, ठीक है। अब इसकी यार सिंपल कैलकुलेशन है, ये सारा डाटा उधर ले जाना। एक ये कर देता हूं ना, 192 कितना होगा, हाँ 192 इट्स अबाउट 95.6, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 108.4 प्लस 496 प्लस 96, यही आएगा ना, 96 माइनस 325, ठीक है। 325 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -360 प्लस का 325 इधर है 108 और ये जोड़ देना यार, इसको जोड़ दे, कितना हो जाएगा 504.4। ले, तेरे से अच्छी कैलकुलेशन है मेरी, 504.4, ये दोनों जुड़ के इधर आके माइनस के हो गए, 504.4, 96 और 8 4 होते हैं ना, ठीक है। और ये 96 भी इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इक्वल्स टू में इधर बचेगा अपना लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी को LATTH करके लिख लेना, ठीक है जी। अब ये कितना होगा, 325 और 360 प्लस माइनस गेम है, तो इधर बच गए अपने 35, माइनस का 35 और माइनस का 504.4। अरे आसान है यार ये तो, ओ भाई बिना कैलकुलेटर ही कर दिया मैंने, तुम सालो कैलकुलेटर से कर रहे हो, कर लिया क्या तुमने, अच्छा। -96 और ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 604 माइनस माइनस, और ये 604 और 35 639.5 639.4 639.4 रीचेक कर लेना भाई, मेरी कैलकुलेशन ऐसी है, मेरे पे कैलकुलेशन तुम अपना देख लेना, हो सकता है ये गलत भी हो, मैंने तरीका तुम्हें बता दिया है, मिस्टेक की वजह से माइनस में आ जाएगी लेटिस एंथैल्पी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, गिवन दैट डेल्टा एच ऑफ अ मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। हाँ ये क्या है, ये क्या क्वेश्चन है भाई, बताइए बताइए बताइए। कह रहा है कि गिवन दैट डेल्टा एच 0 फॉर मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, explain whether the diffusion of these gases into each other in a closed container is a spontaneous process or not। spontaneous process मैंने बताया था, मिक्सिंग, हाँ भाई इसका आंसर 735 आ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन का यहाँ पे, तो जस्ट रीचेक इट, मैंने शायद कई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है या क्या गलती हुई है, प्लीज कमेंट में मेंशन करो, मजा आएगा। हाँ जी, डेल्टा एच 0 का मतलब क्या है यार, एंथैल्पी नहीं निकलती, पर अगर मिक्सिंग हो रही है दो गैस, जैसे एक ये कंटेनर है, इसमें अलग तरह की गैस है और इसमें अलग तरह की गैस है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिक्स हुई, अब ये दोनों जब आपस में मिक्स होंगी तो एक बात बताओ क्या होगा, रैंडमनेस तो बढ़ी ना। एंथैल्पी इज नॉट द कॉमन फैक्टर, एंथैल्पी इज नॉट द कॉमन फैक्टर टू डिसाइड द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो इसमें डेल्टा एस भी और डेल्टा एच भी इन्वॉल्व रहता है, इसको ये बताने में कि ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो अगर समझ लो मिक्सिंग आए तो यस स्पॉन्टेनियस है, वेदर द डिफ्यूजन ऑफ द गैस इन ईच अदर इन अ क्लोज कंटेनर इज अ स्पॉन्टेनियस, यस इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। भले ही एंथैल्पी आपकी जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंट्रोपी भी इंपैक्ट डालती है। देखो या तो एंट्रोपी इंपैक्ट डालेगी या डेल्टा एच इंपैक्ट डालेगी या दोनों मिलकर इंपैक्ट डालेंगे, तो भी उसे हम स्पॉन्टेनियस हम डिसाइड कर सकते हैं। ज्यादा इसमें डिटेल करने नहीं है, सिर्फ यस लिख के स्टेटमेंट लिख देनी कि भले ही डेल्टा एच जीरो लेकिन एंट्रोपी तो है। हीट एज अ रैंडमाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिस्टम एंड टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द
एवरेज काउटिक मोशन, काउटिक मोशन इज मोशन को मेजर करता है बेसिकली गैस के पार्टिकल्स इन द सिस्टम। राइट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप विद द रिलेट दीज 3 पैरामीटर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक रैंडमनेस मैंने तुम्हें पढ़ाया था, फॉर्मूला भी बताया था, एंट्रोपी को बोलते हैं। तो क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यानी हीट, टेम्परेचर और एंट्रोपी का एक रिश्ता है, उसके बारे में ये हमसे पूछ रहा था, तो मैं एक्सप्लेन कर दिया। हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीजिंग इन द एंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। विल द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी द सेम व्हेन दे आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर क्या है, वही टेम्परेचर है सराउंडिंग का। तो दोनों का टेम्परेचर सेम है तभी तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए यहां से हीट गया या हीट अंदर आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा दोनों का टेम्परेचर रिमेन सेम रहेगा। और ये बात हमें यहां से कंफर्म होती है कि यहां से कहां गया रे थर्मल इक्विलिब्रियम, लास्ट लाइन लास्ट वर्ड से, थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर सेम होता है। तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ये रिएक्शन है और इसकी वैल्यू केपी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब केपी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, प्रिडिक्ट वेदर दी रिएक्शन, ये बताने क्या लिख रखा है, इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, ठीक है। तो केपी की वैल्यू जो दे रखी है वो है 0.98। मैंने शायद ये फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है तुम लोगों को, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, केपी तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ना, तो केपी जो इक्विलिब्रियम में पढ़ा है अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है माइनस 2.303 आर टी लॉग केपी, ठीक है। ये अगले चैप्टर में भी पढ़ा दूंगा, इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा दूंगा। बस तुम्हें यहां पे याद रखना कि अगर केपी पॉजिटिव है, सॉल्व नहीं करना है, तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आने का मतलब वो होगा हमारा स्पॉन्टेनियस। तो इसलिए यस इफ केपी इज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। अगर केपी नेगेटिव होता तो फिर वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता। तो क्वेश्चन ये थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना। कह रहा है सैंपल ऑफ 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ एन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन एज शोन इन फिगर 6.1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ द साइकिल एज अ होल। प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो इसका एक डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31 है, ओके। तो इसका एक डायग्राम बनाया है इन्होंने, और स्टार्ट ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। और ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ है 1 2 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, और फिर 3 से 1 गए। दिस इज ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब 1 से शुरू होकर वहां पे आए हैं, हम कहां पे आए हैं, 1 पे ही आए हैं। एक बात बताओ मुझे, ये क्या कह रहा है कि a sample of 1 mole of a monoatomic ideal gas is taken through a cyclic process of expansion and compression shown in, what will be the value of delta h। अब देखो डेल्टा एच की कुछ वैल्यू नहीं है, डेल्टा एच की यहाँ पे वैल्यू लिखनी है आपको 0। पूछोगे क्योंकि डेल्टा एच ना एक स्टेट फंक्शन है, मैंने बताया था ना। तो स्टेट फंक्शन देखो साइक्लिक प्रोसेस में सारी चीजें वैसे 0 होती है, ठीक है। वर्क डन जो आता है वो एरिया द कर्व आता है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, यहीं से शुरू होकर यहीं पे गए तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो चेंज इन एंथैल्पी इज 0, है ना। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू 0। तो आपको जितने भी स्टेट फंक्शन के बारे में पूछे, जितने भी स्टेट फंक्शन, 5 फंक्शन अपने W और Q के अलावा और कोई पूछेगा नहीं तुमसे, एक और होता है पर W और Q पूछेगा। स्टेट फंक्शन में किसी की भी वैल्यू पूछे साइक्लिक प्रोसेस में वो 0 होगी, कि जहां से शुरू हुआ तो वहीं पे खत्म हुआ है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बोल देना कि डेल्टा एच स्टेट फंक्शन है इसलिए ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ H2O लिक्विड इज 70 किलो जूल पर मोल। What will be the standard molar entropy of H2O be more or less than 70 joule kilo per Kelvin per mole। क्या बोल रहे हैं, what will the standard molar enthalpy will be more। अच्छा किसके लिए, अच्छा ओके, ये है लिक्विड और ये है सॉलिड, ओके माइनस से H2O लिक्विड की स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी दे रखी है 70 जूल पर केल्विन, ध्यान से सुनना। और H2O सॉलिड की वैल्यू होगी 70 से कम या ज्यादा। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं। मोलर एंथैल्पी की बात हो रही है ना बेटा, तो जो डेल्टा एच होता है, एक बात सोचो, तुम समझना, मान लेते हैं आपके पास कोई सॉलिड है और इसकी डेल्टा एच है 100, सुनना ध्यान से। तो सॉलिड से लिक्विड कैसे बनाओगे, इसे हीट दोगे या निकालोगे,
दोगे ना, तो दोगे तो ये लिक्विड बनेगा और ये 120 हो जाएगा, 100 से बढ़ेगा, मान लेते 20 यूनिट बढ़ गया, तो किसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी? सॉलिड से लिक्विड की। और लिक्विड से अगर और गैस बनाना है तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी ऐड हुआ, यानी हीट और ऐड हुई। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें और एनर्जी ऐड हुई। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? गैस के पास। फिर किसके पास होती है? लिक्विड के पास। तो सबसे कम किसके पास होती है? सॉलिड के पास। तो एंथैल्पी का जो ऑर्डर है सॉलिड के पास सबसे कम, फिर उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। ठीक है, ये एंथैल्पी का ऑर्डर है। एंट्रोपी का भी यही है बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में ही एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। तो इससे पूछा कि लिक्विड का अगर 70 है तो जो सॉलिड है उसका 70 से ज्यादा होगा या 70 से कम होगा? तो ऑब्वियसली 70 से क्या होने वाला है? कम होने वाला है, क्योंकि आप सॉलिड से जब लिक्विड और गैस में जाते हो तो एंथैल्पी की वैल्यू ऐड करते हो। क्या ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है? दिस इज 32 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन। यार ये हमने आपको कराया हुआ है वर्क और फ्री एनर्जी को छोड़ दो। फ्री एनर्जी इज गिव फ्री एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। वर्क और हीट को छोड़ देना। हीट दिख रहा है ये रहा, इन दो गोले वाले चीजों पे छोड़ देना, बाकी सब स्टेट फंक्शन है। वर्क एनर्जी और जो हीट एनर्जी है वो हमारा क्या है? पाथ फंक्शन है। तो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ एसीटोन इज लेस देन दी वाटर। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी आया था। पूछ रहा है वाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो एसीटोन का स्ट्रक्चर अभी तुमने पढ़ा नहीं है। एसीटोन कुछ ऐसा होता है और वाटर में H2O की बैंड शेप होती है, तुम्हें मैंने बताया था। और मैंने ना इसके लिए एक वो पढ़ाया था तुम्हें। क्या पढ़ाया था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी, याद है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी, है ना? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है सबसे स्ट्रॉन्ग वाली बॉन्डिंग होती है और उसकी वजह से सॉलिड बन जाता है। ये जो आइस है ना, ये सॉलिड बन जाएगा और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर सा बन जाएगा, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर सा बन जाएगा। सही है? तो यहां पे नेटवर्क स्ट्रक्चर बनेगा, इसीलिए इसको वेपर करने में ज्यादा टाइम लगता है। ये तो मैंने सॉलिड में बनाया। लिक्विड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं ये, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप ये भी कह सकते हो कि वीक इंटरेक्शन होती है इसके अंदर। और अगर ये वीक इंटरेक्शन होगी तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही जल्दी वेपराइज होगा एज कंपेयर टू द वाटर्स। सही है? तो ये रीजन था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन रीजन है। मैंने बताया था तुम्हें पिछले चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग से भी रिलेट कर रही है। ग्राफिकली शो दैट द टोटल वर्क डन इन एन एक्सपेंशन व्हेन द स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस इज चेंज्ड बाय रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मली PI-VI to PF-VF इनिशियल टू फाइनल गया है with the help of a PV plot। PV plot मतलब PV का ग्राफ बनाना है। compare the work in the above case with that of carried out against the constant external pressure। ठीक है, किस चीज की बात चल रही है? एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन में मैंने बताया प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है रिवर्सिबल के केस में वो हमेशा कर्व आता है, क्योंकि दोनों का रिलेशन कैसा था? इनवर्स का था। अगर एक्सपेंशन हुआ है तो यहां पे जो प्रेशर है वो मान लेते हैं P1 है, बाद में जो प्रेशर है वो है P2, यहां पे जो वॉल्यूम है वो V1 है और बाद में जो वॉल्यूम है वो V2 है। मैं V1 V2 को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। इट इज PI और ये है PF, ये है VI और ये है VF, और हम यहां से यहां जा रहे हैं। दिस इज फर्स्ट इनिशियल स्टेट PI-VI और यहां पे इज अ सेकेंड इनिशियल स्टेट PF-VF। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन। ठीक है, अभी हमने पीछे ऐसा ही क्वेश्चन एक और करा था, वो कंप्रेशन का था, ये एक्सपेंशन का था। और इसके नीचे का एरिया जो आएगा, इसके नीचे का जो सारा एरिया आएगा, जो ये है, मैं शेड कर देता हूं, इसके नीचे का जो सारा एरिया आएगा वो इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल वर्क का आएगा। किसका आएगा? रिवर्सिबल वर्क का आएगा। इसी को इसने बोला कि कंपेयर करो किसके साथ? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। तो फाइनल प्रेशर ही एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, और यहां से यानी इस वाले पॉइंट से, ये यही वाला पॉइंट है, VI से VF तक जाएगा, तो ये लाइन जाएगी। सिर्फ ये जो लाइन जा रही है ये इरिवर्सिबल के लिए है, ध्यान रखना। ऊपर वाला रिवर्सिबल है इंक्लूडिंग नीचे वाला ऑल्सो, और ये जो लाइन है ये इरिवर्सिबल के लिए है। तो ये जो पिंक कलर से मैंने शेड किया इसका एरिया कम है, रिवर्सिबल वाला एरिया ज्यादा है। तो एक्सपेंशन के केस में मैंने तब भी बोला था कि ये चीज उल्टी हो जाएगी। तो इन केस ऑफ एक्सपेंशन, ये भी आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। एक्सपेंशन के केस में वर्क डन
रिवर्सिबल का ज्यादा होता है वर्क डन इरिवर्सिबल का। ये कंसेप्ट आपको मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन में कराया, उसमें कंप्रेशन था तो इरिवर्सिबल ज्यादा था, यहाँ एक्सपेंशन है तो रिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा है। रिवर्सिबल इसमें ऊपर बनेगा और उसमें इरिवर्सिबल ऊपर बनता है, इधर से जब जाता है। अगर इसको वीडियो रोक के उसे देखना चाहते हो दोबारा या अपनी नोटबुक पे लिखा तो आप रेफरेंस ले सकते हो। तो आप ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और ये चीज लिखेंगे यहाँ पे, और थोड़ी बहुत लाइन इसमें आप ऐड कर सकते हैं जो आपको बुक से और अदर सोर्स से आप जो पढ़ोगे। प्रिडिक्ट करने के लिए बोल रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेल्टा यू का एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है मैंने, एनसीवी डेल्टा टी, याद है आप लोगों को, एनसीवी डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, क्या मतलब हुआ, डेल्टा यू भी बढ़ेगा। बट इसने क्या बोला, इसने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो हो गया, टेम्परेचर से रिलेट नहीं करा इसने। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू का फॉर्मूला माइनस पी डॉट डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, इसका मतलब यह है कि डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, 0 है। और अगर डेल्टा वी 0 है तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। और क्योंकि ये प्रोसेस आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एडियाबैटिक सिस्टम, समझ ना। और अगर एडियाबैटिक सिस्टम है तो Q भी 0 होगा। और अगर W और Q 0 आ चुके हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहता है कि Q प्लस W, तो डेल्टा U 0 प्लस 0 डेट इज 0। तो इसका मतलब इसमें डेल्टा U चेंज इन इंटरनल कुछ भी नहीं है, इंटरनल एनर्जी ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 36 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि ऑल्थो heat is a path function but heat absorbed by the system under the certain specific condition is independent of the path, what are the conditions? तो देखिए हीट हमारी दो तरह की होती थी, याद हो आप लोगों को, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट जो है वो पाथ फंक्शन है ना, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस में, स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होती हैं आपको, स्पेसिफिक कंडीशन मतलब हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, एब्जॉर्ब कह लो या फिर रिलीज कह लो, कुछ भी कह लो। हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, समझ में आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा क्यूवी जो होता था वो डेल्टा यू था। क्यूपी क्या था हमारा, हीट इवॉल्व या फिर जो भी रिलीज कह लो, कुछ भी कह लो, एट कांस्टेंट प्रेशर, सही है। ये होता था हमारा डेल्टा एच। बेटा एक बात होता है, ये डेल्टा यू है, ये क्या है हमारा डेल्टा एच है। ये दोनों के दोनों स्टेट फंक्शन है, हीट से रिलेटेड है ना, स्टेट फंक्शन है। तो तुम्हें बताना है यहां पे कि इफ हीट एवॉल्व और रिलीज, सॉरी इवॉल्व और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, which means it is delta U, which is internal energy and it is measured in the Bohm calorimeter। और अगर ये हीट एब्जॉर्ब हो एट कांस्टेंट प्रेशर पे तो ये हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब जो भी है एट कांस्टेंट प्रेशर पे इज डेल्टा एच एंड इट इज मेजर्ड इन द कॉफी कप कैलोरीमीटर। तो ये दोनों स्टेट फंक्शन होते हैं, ये बात आपको समझा देनी है, सही है। और इनके बीच में एक रिलेशन भी था, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एनजीआरटी। और इसका आंसर और डिटेल में तुम्हें देखना है तो इसी के नीचे आंसर्स दे रखे हैं, उसको तुम देख लेना। मैंने बस तुम्हें ये थोड़ा सा हिंट दिया है, क्यूवी और क्यूपी को रिलेट कर लेना, डेल्टा एच डेल्टा यू कैसे रिलेट करा था डेरिवेशन नोट्स में भी करा रखी, तो वहां से भी देख सकते हो। मतलब बेसिकली इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज इन वैक्यूम, वैक्यूम शब्द है। अब जैसे ही वैक्यूम आता है दिमाग में पी एक्सटर्नल की वैल्यू मेरे को 0 समझ में आती है क्योंकि वैक्यूम है, ठीक है। इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन एंड कैलकुलेट द वर्क डन, 0 है भैया। अगर डब्ल्यू पी एक्सटर्नली 0 है तो डब्ल्यू भी 0 हो गया क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 1 लीटर ऑफ आइडल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, तो आइसोथर्मली में भी डेल्टा यू 0 होता है, खत्म कहानी। वैक्यूम में हो रहा है अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इज 5 लीटर, चाहे 1 लीटर से 100 लीटर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आइसोथर्मल में डेल्टा यू की वैल्यू अपनी कितनी होती है, 0 होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर हमारा 0 है, तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी कैसे निकालोगे, डेल्टा वी इज V2 माइनस V1 होता है। तो आप इसके आंसर्स को देखना, उससे करना, अभी हिंट दिया है तुम्हें। तो डेल्टा वी इज 5 माइनस 1, भले ही 4 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर पी एक्सटर्नल की वैल्यू 0 इंटू 4 है, इसलिए W की वैल्यू अपनी 0 ही आ जाएगी। अगर W 0 है, डेल्टा U 0 है तो Q भी 0 आएगा क्योंकि डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, सारी चीज 0 है तो ये भी 0 हो जाएगी।
heat capacity Cp is an extensive property but specific heat capacity is an intensive property. What will be the relationship between Cp and C for 1 mole of a water? तो बेटा एक बात बताओ, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मैं पहले हिंदी में लिखता हूं फिर इसके सिंबल जो इन्होंने दिए वो रख देंगे. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू क्या रिलेशन था, हीट कैपेसिटी है ना, हाँ, अपॉन में मास. ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था कि दो प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी एक्सटेंसिव है ये भी एक्सटेंसिव है, इनको डिवाइड करोगे तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएगी. इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव और इनका रिलेशन हमारा ये होता है. स्पेसिफिक हीट का सिंबल दिया है C, इसका दिया है Cp बाय m, तो C इक्वल टू Cp बाय m आ जाएगा. सही है. अब इसने m जो है वो 1 मोल वाटर लिया है ना. 1 मोल वाटर का मतलब कितने ग्राम हो जाता है, 18 ग्राम हो जाते हैं. तो हम यहां पे 18 रख देंगे, तो C इक्वल टू Cp बाय 18, यानी Cp इक्वल टू C इंटू 18, जो भी इनकी वैल्यू होगी वो रख के आप निकाल सकते हैं. यूनिट अगर बताना चाहो तो यूनिट बता सकते हो और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं. वाटर की वैसे हीट कैपेसिटी जो होती है, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो फिक्स होती है. तो C फॉर वाटर यानी हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये याद रखना, डेट इज 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन होती है. तो C की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो 4.18 इंटू 18, 18 चौक 72, 18 18 कितने होते हैं यार, ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा. तो 72 73 के नियर अबाउट जो भी आएगा, 74 के नियर अबाउट आएगा, तो उसकी लिख देना, यूनिट लगा देना जूल पर केल्विन, डेट्स इट. इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, इट्स अबाउट 75.3 करके आ रहा है ना, 75.3 जूल पर केल्विन. चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. कहता है द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cb, ये भी रिलेशन कराया हुआ है. मेयर से रिलेशन कैन बी ड्राइव यूजिंग द एम्पेरिकल रिलेशन H इक्वल्स टू U प्लस Bv. नोट्स में जाना Cp माइनस Cv का रिलेशन निकलवा रखा है, तो वहां से जाना. ठीक है, तो वैसे Cp माइनस Cv फॉर 1 मोल 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए पूछ रहे हैं आपको. तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू क्या होता है, NR होता है. अब 10 मोल आइडियल गैस है तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू 10 इंटू R आ जाएगा. R की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 है ना, कितनी है 8.314. तो वैल्यू पुट कर देना. R की वैल्यू दे रखी है कुछ, R की वैल्यू रख के आंसर निकाल देना. आइडियल गैस है. ठीक है, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू 81, 8.13 होता है ना, 81 हो जाएगा, ये 81.3 आ जाएगा, जो भी रिलेशन. इसका रिलेशन तुम डेरिवेशन कर लेना, डेरिवेशन मैंने करा रखी है तो इसमें मैं जान ही रहा हूं. कह रहा है इफ द कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट प्रोड्यूस 20.7 किलो जूल ऑफ हीट, व्हाट विल बी द मोलर एंथैल्पी ऑफ चेंज. बेटा 1 ग्राम ग्रेफाइट बोले तो कार्बन के जलने पे 20.7 किलो जूल अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो मोलर एंथैल्पी निकालने के लिए 1 मोल का जलना जरूरी है. 1 मोल का मतलब हो गया, कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम का जलना. अगर 1 ग्राम की वैल्यू इतनी दे रही है तो 12 ग्राम में कितना होगा, 20.7 इंटू 12. सिंपल है. तो 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, 84 इज 0.84, 70 8.4 है ना. 12 सत्ते 84, 4 8 और 8, 12 दूनी 24, 248.4 किलो जूल पर मोल हो जाएगा. इज द आंसर. एंथैल्पी ऑफ मोलर एंथैल्पी चेंज, तो मोलर एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा H. सिंपल है. और ये कंबशन है तो इसका साइन भी पूछा है, तो कंबशन में साइन जो होता है वो माइनस का होता है. ठीक है, बाकी तुम इसके आंसर्स को भी देख लेना, वैसा ही है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं. एक्सोथर्मिक है ये मेंशन करना है तुम्हें, तभी बात सुन लेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे. आगे की बात करें, कह रहा है द नेट एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन अ रिएक्टेंट माइनस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑल द बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट. ऐसे ही होता था जब भी हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी होती थी, तो हम बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ही करते थे, याद हो अगर आप लोगों को, तो है ना. अब ये क्या कह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है
कि इस रिएक्शन के लिए निकालो, इतनी कहानी करने की जगह ये सही था ना, बोलता हम निकाल नहीं देते। H2 में अगर आप देखोगे तो एक ही बॉन्ड है, Br2 में भी एक ही बॉन्ड है, और HBr में भी एक ही बॉन्ड है, सब में एक ही बॉन्ड है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। HH की कितनी है? HH की है 435, सही है, एक ही है तो एक से मल्टीप्लाई करा है। प्लस Br की कितनी है? 192, सही है, ये प्लस हो गया। माइनस HBr की है 368, लेकिन दो आगे लगा हुआ है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी उतने ही है 368। जस्ट सॉल्व इट और फिर फाइंड द आंसर। तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपको लिख देना है। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 109 किलोजूल पर मोल आने वाला है, माइनस का वो भी, सही है। तो तुम देख लेना आंसर ये करेक्ट है या नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4 इज इतना, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 284 ग्राम ऑफ CaCl4 एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मेरी बात ध्यान से समझो, CCl4 का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है, यानी CCl4 लिक्विड में था, CCl4 गैस में कन्वर्ट हुआ है। अगर आप एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन जानते हैं तो आपको ये पता होती है कि ये जो वैल्यू होती है एक मोल के लिए होती है, यानी CCl4 का जब एक मोल लिक्विड वाला स्टेट गैस में कन्वर्ट होगा तो जो एंथैल्पी चाहिए होगी वो चाहिए होगी 30.5 किलोजूल पर मोल। लगा होता है ना पीछे, 30.5 किलोजूल पर मोल होता है, ठीक है। यानी एक मोल के लिए आपको इतना चाहिए ही चाहिए। एक मोल का मतलब हो गया 154 ग्राम, वन मोल का मतलब हो गया 150 ग्राम पर मोल, है ना। अगर इन शॉर्ट ऐसे नहीं समझ में आता तो आपको पता चल गया कि एक मोल में इतनी निकलने वाली है, और हमें इन्होंने एक पर्टिकुलर मास दिया है आगे चल के 284 ग्राम, सही है। तो 284 ग्राम को मैं मोल में कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि मुझे पता चल जाए। तो 284 डिवाइडेड बाय 144, दिस इज मास अपॉन में मोलर मास, यही होता था ना मोल्स निकालने के लिए, है ना। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो इट अप्रोक्सीमेटली जो भी आएगा वो मोल आ जाएगा। तो एक सेकेंड रुक जाओ, मैं एक बार डिवाइड करता हूं, कितना आएगा ये, कहां गया, कैलकुलेटर, टाइम भी तो ज्यादा लगेगा ना, अगर हाथ से करूंगा तो कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। 284 है ना, 284 डिवाइडेड बाय 154, इट्स 1.84 आ रहा है बेटा, यानी 1.84 मोल आ रहा है। एक मोल के वेपराइजेशन में निकल रही है इतनी मोल। तो फॉर 1.84 मोल एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन विल बी, मल्टीप्लाई करेंगे 30.5 को 1.84 से, और अगर 30.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट अबाउट 56.2 किलो जूल पर मोल तो नहीं आएगा, बस 56.2 किलो जूल आ जाएगा, क्योंकि एक मोल के लिए नहीं, 1.84 मोल के लिए। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इतना दे रखा है, इज इतना, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 2 मोल के लिए, है ना। आपको निकालना है 1 मोल के लिए, तो बस इसे 2 से डिवाइड कर दो। एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज H2O लिक्विड, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा RH नोट, जो है 572 डिवाइडेड बाय 2, जो कि अप्रोक्सीमेटली -286 किलोजूल पर मोल आ जाएगा, सही है। यूनिट जरूर लगा लेना। 44 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन में करते हैं, इसमें फिगर भी दे रखा है, कह रहा है व्हाट विल बी द वर्क डन ऑन द आइडियल गैस एनक्लोज्ड in a cylinder when it is compressed by a constant external pressure in a single step as shown in figure। तो जो डायग्राम दे रखा है मैं यहाँ पे बना देता हूँ। पहले ये यहाँ पे था, इस पे एक प्रेशर लग रहा है P एक्सटर्नल, और ये पहले V1 था और बाद में चल के ये V2 हो गया। तो यहां से ये यहाँ पे आया है, ये पिस्टन यहां से यहां मूव करके आया और एक्सटर्नल प्रेशर से आया। आपको बताना चाहूंगा, जब भी एक्सटर्नल प्रेशर लगता है तो वहां पे हम जो भी बात करते हैं वो रिवर्सिबल की नहीं होती है, बात इरिवर्सिबल की होती है। तो इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कैसे करोगे, आपको पता है कि अगर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हुई है तो ग्राफ बनेगा प्रेशर और वॉल्यूम में प्रेशर के पैरेलल, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसा, ऐसा ग्राफ बना देंगे। अब ये जब ग्राफ बनाएंगे तो पहले वॉल्यूम V1 था, अब ये देखो ऊपर से नीचे आया है, नीचे आया मतलब यहाँ पे हुआ है कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन हुआ है मतलब V1 ज्यादा था
लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा V1 हो गया और ये एक्सटर्नल प्रेशर इसका फिक्स रहा और ये इस तरफ मूव करता रहा पिस्टन और यहां पे आके खत्म हो गया, मान लेते हैं यहां से यहां तक आया V2 तक, ठीक है। और इसके नीचे का जो भी एरिया होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और ज्यादातर W का फॉर्मूला माइनस P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V करके निकाल देंगे। तो ये ग्राफ बना देना, ये एक फॉर्मूला लिख देना और कुछ करने की मेरे ख्याल से तो इसमें आवश्यकता है नहीं। डेल्टा V तुम्हें पता ही होता है, डेल्टा V इज V2 माइनस V1। तो यहां पे आप चाहो तो और थोड़ा सा लिख सकते हो P एक्सटर्नल डॉट V2 माइनस V1, सही है, इस तरीके से लिख देना। दिस इज 45। 46 क्वेश्चन में कहते हैं तो हाउ विल यू कैलकुलेट द वर्क डन एंड एन आइडियल गैस इन अ कंप्रेस व्हेन चेंज इन प्रेशर इज कैरिड आउट इनफाइनाइट स्टेप। बेटा यहां पे एक शब्द आ गया इनफाइनाइट स्टेप, इसी से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है रिवर्सिबल की। और रिवर्सिबल में ना रिवर्सिबल में हमेशा ग्राफ जो है वो कर्वी फॉर्म में बनता है, ठीक है। और कंप्रेशन हो रहा है, हमने करा हुआ है, कंप्रेशन का मतलब इसी को भी कंप्रेस किया गया है, ऐसे कर्व किया गया है। तो ये होगा PI VI और यहां पे आएगा P फाइनल V फाइनल और ये कंप्रेशन है। और अगर इसका निकालना है, रिवर्सिबल के लिए निकालना है, इनफाइनाइट स्टेप में है, तो dw एक स्टेप की वैल्यू है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dv आ जाता था V इनिशियल से V फाइनल में मल्टी स्टेप के लिए 0 से वर्क डन, जिसकी डेरिवेशन हमने करी थी, चाहो तो कर सकते हो 2.303 nRT log V2 by V1 और यू कैन से P1 by P2। ये था वर्क डन रिवर्सिबल के लिए आइसोथर्मली, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 46 ये हमने कर रखा है, तो इसमें भी ज्यादा डेरिवेशंस में जाने की जरूरत है नहीं, तुम्हें पता ही है। इसका भी इन्होंने ग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ नहीं दिया हुआ था, ग्राफ तुम्हें बनाना था। ओके ओके, ग्राफ तो इसके आंसर्स में दे रखा है, सेम ही ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे एरिया और कर रखा है, तो तुम करो मत करो एक ही बात है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी एंथैल्पी चेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन ग्राफिकली थ्रोइंग अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड टू अ रूफ। तो अगर हम एक ग्राउंड फ्लोर से एक स्टोन को फेंकते तो उसकी मान लेते हैं यहां पे इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब वो रूफ पे गया, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड टू रूफ, अगर वो ऊपर गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो यहां पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी का ग्राफ हो गया। और वो यहां से यहां गया होगा, है ना, तो इधर से ये कोऑर्डिनेट्स या फिर हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस कर लेते हैं, जैसे रिएक्शन में होता है। तो यहां से वो यहां पहुंच गया, ये इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है, दैट्स इट। इसमें तो ये वाला पार्ट था, ए पार्ट में तो ये बनाना था। बी पार्ट में कह रहा है कि एक रिएक्शन है, इसके लिए ग्राफ बनाओ, एक्सोथर्मिक है। अब मैं इसी को बना देता हूं, पहले वाला ग्राफ बना लिया हो तुमने, तो यहां पे लिखते थे H2 और Br, तो एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट के पास कम थी। तो यहां पे आएगा H2 प्लस Cl2 और यहां जाएगा अपना HCl। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा H होगा, जो कि है माइनस का 92.32। ये है एनर्जी और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। एक्सोथर्मिक में ग्राफ बनाया था ना, कह रहा है कि इन विच ऑफ द प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी एंथैल्पी चेंज इज कंट्रीब्यूटिंग द फैक्टर टू द स्पॉन्टेनिटी। मैं बार बार बताता हूं, जब भी स्पॉन्टेनिटी आए तो याद रखना डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस में T डेल्टा S। तो डेल्टा S और डेल्टा H बोथ आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी rather than only delta S और only delta H influence और decide the spontaneity, ठीक है। तो दोनों चीजें मिलके डिसाइड करेंगी, आइदर वन एक भी डिसाइड कर सकती है, बट डिपेंडेंसी दोनों पे बनी रहती है। तो इस तरीके से तुम्हें इसका आंसर लिख लेना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि एंथैल्पी डायग्राम फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज गिवन इन फिगर 6.3। तो इसका डायग्राम क्या है, इन्होंने बनाया नहीं, मैं देख लेता हूँ 6.3 में कहाँ है 6.3। हाँ, तो इन्होंने भी एक डायग्राम दिया है, अभी जो हमने बनाया था वही वाला डायग्राम है। इसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और इनके ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, ठीक है।
अब ये बोल रहे हैं डेल्टा एच इज हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, वो तो पता चल रहा है क्योंकि रिएक्टेंट से कहां गए हम, रिएक्टेंट से गए हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट अगर ऊपर बनाए तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो मतलब एंडोथर्मिक, और बाहर से ये क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब करने वाला है। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कह रहा है कि इज इट टू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी, अगेन वही सेम क्वेश्चन है। स्पॉन्टेनिटी कभी भी अपना डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस दोनों पे डिसाइड करता है, किसी एक चीज पे डिसाइड नहीं करेगा। अगर एक चीज पे डिसाइड करता तो हम फिर मतलब सिर्फ एंट्रोपी देखते या एंथैल्पी देखते, ये दोनों चीजों पे डिसाइड कर रहा, तो इसको आप छोड़ देना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं, 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज एक्सपेंड फ्रॉम स्टेट 1 to 2 एज शोन इन फिगर 6.4। तो इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। डायग्राम में 1 मोल से, डायग्राम अगर आप देख भी सकते हो, मेरे को बनाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो मैंने बना दिया। ये वाला एक कर्व है, एक स्टेट से ये 2 स्टेट पे गया। पहले यहां पे इसने 1 मोल लिख रखा था, बाद में चल के ये 2 मोल लिख रहा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि शोन इन कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। अच्छा, ओके ओके, एक्सपेंशन करा है तो ये उल्टा बनाना था, यहां से यहां करा गया है। एक्सपेंशन में क्या होता है कि एक्सपेंशन में, और इधर ना प्रेशर है भाई, माय मिस्टेक, ये प्रेशर दे रखा है 2 बार। अब एक बात बताओ, प्रेशर जो है एक्सपेंशन में डिक्रीज होती है, यहां पे 1 बार आएगा, और यहां पे वॉल्यूम दे रखा था 22.7 दे रखा है। ठीक है, अब एक्सपेंशन हुई है, अब इसमें तेरे को निकालना है 1 से स्टेट, ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, सही है। तो अब एक्सपेंशन हुआ है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 22.7 लीटर हुआ है यहाँ पे, पहले ये डायग्राम 6.4 ही है ना, अरे यार 6.4 का डायग्राम है और 22.7 लिखा हुआ है इन्होंने, कैलकुलेट द वर्क डन इन एक्सपेंशन। पता नहीं 22.7 लीटर से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे एक बात जरूर समझ आ गई। तुम देख लो यहाँ पे, ये हमारा P1 है और ये हमारा P2 है। मैंने बचपन में तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया, W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 बाय V1। मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि मुझे V2 और V1 पता ही नहीं है, बट आई नो द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक बात ध्यान से समझो, कैसे भी करके एक फॉर्मूला और मैंने पढ़ाया तो तुम्हें याद हो, -2.303 nRT log ऊपर आ जाएगा P1 बाय P2, सही है। यही फॉर्मूला था ना, P1 और P2 की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं, P1 इज 2 बार एंड P2 इज 1 बार, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा log 2 बाय 1, सही है। और N की वैल्यू कितने मोल के लिए है भाई, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज 1 मोल है, मोनोएटॉमिक है, 1 हो गया। R की वैल्यू क्या रखनी होती है यहाँ पे, 8.314। और टेम्परेचर कितना है भाई, टेम्परेचर कुछ है, टेम्परेचर कुछ है 298 केल्विन दे रखा है। तो यहां पे मैं रखने वाला हूं 8.314 इंटू 298 इंटू में 1 मोल इंटू में 2.303 माइनस में, और W से जो भी W की वैल्यू आएगी वो अपना लिख लेना, और वो आंसर आएगा अपना जूल में। log 2 की वैल्यू मैं बताना चाहूंगा, देखो कुछ भी नहीं है, अगर इसे और करे तो मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होती है, भारत की आजादी प्लस 0.1 कर लेना, 19.147 इंटू में 298, इसकी भी वैल्यू बताई थी 5250 करके कुछ होती है, log 2 इज 0.30। इसकी मल्टीप्लाई तो मेरे ख्याल से तुम कर ही लोगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल काम है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है, इसमें ना तुम्हारे को एक आइडियल गैस दी है, अलाउड टू एक्सपेंड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। जब भी एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आता है, मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि यहाँ पे P एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू जो दे रखी है वो है 2 बार, और यहाँ पे इरिवर्सिबल का फॉर्मूला लगेगा। देखो मैं बताता हूँ, 10 लीटर से कितने लीटर गया है, 50 लीटर गया, तो V1 अपना 10 लीटर हो गया और V2 अपना हो गया कितना, 50 लीटर हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इफ द एक्सपेंशन वर कैरिड आउट रिवर्सिबली। अरे अरे देखा, गेम खेल गई, रिवर्सिबली करा इन्होंने। विल द वर्क डन विल बी हायर लोअर देन द अर्लियर केस। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 केसेस हैं। देखो मैंने बोला तो केस तो 2 बने हैं, एक इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल में माइनस P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V। जब भी बताऊं कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, इरिवर्सिबल लगेगा, कुछ भी कर लेना। P एक्सटर्नल अपना 2 बार है ना, और डेल्टा V क्या बताया था, V2 माइनस V1, यानी 50 माइनस 10 कितना हो गया, 40, 40 दूनी कितने हो गए, 80 लीटर बार। अब देखो वर्क जो होती है उसकी यूनिट लीटर बार में तो नहीं होती है, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। पर मजे की बात है, इन्होंने खुद दे दिया कि 1 लीटर बार में 100 जूल हो जाएंगे। तो W इरिवर्सिबल इक्वल टू 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 800 इंटू 100 डेट इज 8000 जूल के नियर अबाउट आ जाएगा, वो भी माइनस में। ये तो इरिवर्सिबल की बात हुई। और
बोल रहा है कि सेम वर्क करो, कैलकुलेट करो किसमें, रिवर्सिबल में। पहले रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल में फॉर्मूला वही यार, क्या फॉर्मूला था मैं भूल गया, बताना। कैसे पूछ रहा हूं मैं, बोल भाई, चुप मत बैठ यार, देख ऐसे मजा नहीं आता। 2.303 nRT log V2 by V1, यही फॉर्मूला था ना। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखो 2.303 और R की वैल्यू बार बार पुट करना और मल्टीप्लाई करके भारत की आजादी जो की होती है 19.147, एक बार आजाद हुआ है, पॉइंट लगा देना। एन की बात कर रहे हैं, एन कहां है यहाँ पे, एन दे ही नहीं रखा है ना। तो अगर एन नहीं दे रखा है तो मेरा हो गया दिमाग खराब। देखो एन नहीं दे रखा था तो मैं गेम, इन्होंने बड़ी अच्छी गेम खेली, तो मैं कहां जाऊंगा, मेरे को एक फॉर्मूला पता है आइडियल गैस का, P1V1 इक्वल्स टू P2V2, राइट। If I know I can put the P2V2 or I can put the P1V1 if I know the value of the relation nRT। तो जहां पे nRT दिख रहा है ये रखना ही नहीं पड़ेगा मुझे, nRT जो दिख रहा है इसकी जगह मुझे P1V1 या P2V2 रखना पड़ेगा। तो अब भाई मैं इसकी जगह ना -2.303 nRT की जगह मैं P2V2 रख रहा हूं। P2 भी नहीं पता है तो P2 एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है, ये बात याद रखियो, है ना। तो P2 हमारा P एक्सटर्नल के ही बराबर होगा, और P एक्सटर्नल कितना है, P एक्सटर्नल है 2 बार। तो और V2 इज 50 लीटर, लेकिन इसे 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये लीटर बार में आया और मुझे कैलकुलेट करना है जूल में, अगर नहीं करूंगा तो लीटर बार में ही आएगा। तो बहुत ही सिंपल है। अब यहां पे कुछ मिसिंग है, हाँ देख थोड़ा हो गया कंफ्यूजिंग पर कोई बात नहीं। log V2 by V1 इज 50/10। अब तेरे को पता है log 5 की वैल्यू 0.69 तेरा फेवरेट नंबर है, आगे चल के बहुत काम आने वाला है। इनकी मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा तेरा, -2.303 इंटू 10 की पावर 4। साले 69 पे ध्यान दे रहा है, log 5 की वैल्यू बता रही थी, यहाँ पे 0.69, हाँ ठीक है। W रिवर्सिबल ये वैल्यू आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लियो और जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा, सही है। तो ये हमारा 50वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था भाई, मतलब बढ़िया था, देख लेना। अब ये मैच द फॉलोइंग है, मतलब ये ना बच्चों को कराते हैं हम, ये जो 6 क्लास में भी निब्बास जाते हैं ना उनको हम कराते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, एक ही जगह पे पॉइंट कर देना। चेकर की ना फट जाएगी, मतलब वो चेक नहीं कर पाएगा किसका किस में जा रहा है, साले ऐसे करना नहीं है। देख तेरे को पता ही है वैसे तो, तू देख इतना प्यारा बच्चा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में, मैं खुद भूल गया, बता देख है कुछ ऐसा एडियाबैटिक में कुछ है, चल देख लेते, इधर से देखते उधर से करेंगे। हीट का क्या है, ये लिखा नहीं है यार, ये टाइपराइटर में कैसे गरीब लोग हैं, समझ ही नहीं आ रहा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देख फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। पाथ फंक्शन कौन है, पाथ फंक्शन है हीट, ये ले भाई ऐसे मार दिया। और बोल आइसोथर्मल में कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, बहुत अच्छी बात है ना। आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है ना। एडियाबैटिक में नो ट्रांसफर ऑफ हीट, अच्छा तब बोल रहा था तो बताया नहीं तूने, बकवास कर रहा है, बोल रहा है। हाँ और बता, फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल की वैल्यू 0 होता है क्योंकि वैक्यूम होता है, तेरे को पता ही है। एंड डेल्टा एच क्यू के इक्वल कब होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, है कहीं एट कांस्टेंट प्रेशर, पता नहीं, ये देख पता नहीं, ये रहा कांस्टेंट प्रेशर, तो कैसे लिख रखा है। मैं तो आज पैसे कटेंगे टाइपराइटर के, तुम टेंशन ना लो, मैं जिंदा हूं। स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, पता नहीं चल रहा भाई। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, या तो यहां पे कुछ गड़बड़ है ना, तुम देख लेना। बाकी एट कांस्टेंट, यहां पे देख, यहां पे कुछ मिसिंग लग रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर ही होगा, देख लिखा नहीं आ रहा, तू समझ गया ना। एट कांस्टेंट प्रेशर पे अपना ये कहां गया डेल्टा एच था, ये रहा एट कांस्टेंट प्रेशर पे, सही है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये है, एंट्रोपी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है, प्रेशर और स्पेसिफिक हीट, ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैच हो गए। और डेल्टा यू जो है वो क्यू के इक्वल है, डेल्टा यू क्यू के इक्वल है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो मैच तो सारा हो गया है, कोई रह गया स्टेट फंक्शन लगा देना इसमें से, ऐसे इसमें 2 लगा दिया ना मैंने, तो ये एंट्रोपी कर लियो स्टेट फंक्शन, देख लियो। अगर कोई समझ नहीं आया ना क्लास में पूछ लो, मेरे को लग रहा है इसमें टाइपो एरर है तो मैच करना था, इसमें भी पता नहीं क्या है यार, मतलब ये ना बहुत काम चोरी कर रहे हैं भाई, आज ही चमकाने वाला हूं मैं। लिक्विड वेपराइज, एक लिक्विड वेपराइज हो रहा है, सही है। अब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो, एक बात बता, अगर लिक्विड गैस में जाएगा, मैंने तेरे को बीच में बताया कि गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव एट ऑल टेंपरेचर एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव, क्योंकि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सही है। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल एक्सपेंशन में डेल्टा एस 0 होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा एस नेगेटिव होगा, ये बात याद रखिए भाई। गेम है, तगड़ी गेम है ये स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी से उल्टा है ये, कंफ्यूज बिल्कुल मत, तो ये क्लास नहीं लिए तो कंफ्यूज रहेगा, छोड़ दियो भाई। इसमें मेरे को ना कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन इसमें मैं तुम्हें छोटी सी बात बताता हूं, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है। अगर मेरे को डेल्टा जी दिख रहा है ना पॉजिटिव, तो मैं नॉन स्पॉन्टेनियस करूंगा,
और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है, पता नहीं कैसे कैसे कर रखा है, तो तू देख लियो। मैं तेरे को 3 बातें बताता हूं, उससे रिलेट होगा, या क्लास में पूछ लियो। इसमें ना मतलब क्या ही बताऊं मैं, अब कुछ नहीं बोल सकता। पॉजिटिव में नॉन स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव में स्पॉन्टेनियस है, और जीरो में इक्विलिब्रियम पे है या रिवर्सिबल है। ये 3 बातें याद रख, उधर से ये सॉल्व हो जाएगा। क्लास नहीं देखी, क्लास देख लियो, कोई चक्करबाजी नहीं है। अब ये वाला भी हो जाएगा तेरे से, कोई बड़ी बात नहीं है। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन मैंने बताया था, वेपराइजेशन करेगा लिक्विड गैस में अगेन कन्वर्ट हो रहा है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। K फॉर अ स्पॉन्टेनियस, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो अभी पढ़ रहा है इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, पर उस टाइम पे पूछा गया था, वो हमेशा तेरा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे होना चाहिए था, लिखा नहीं है। और डेल्टा यू इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए पता नहीं क्या है यार ये। क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एंट्रोपी की वैल्यू लोएस्ट एंट्रोपी होती है, तो ये आंसर आएगा। इसकी डेल्टा एस की वैल्यू 0 होती है, ये बातें याद रखियो, ठीक है। और देख लियो, ये भी क्लास में पूछ लियो, इसमें भी मेरे को कुछ एरर लग रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असर्शन रीजन, भाई देखो असर्शन रीजन में कुछ नहीं है, ये तुम अपने आप कर लेना, मैं बहुत थक गया हूं, मेरे बस की नहीं है, ठीक है। तो कराना है क्या यार ये रहा 55, ओके। सो क्या कह रहा है कि कंबशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल सही है। जितने ऑर्गेनिक, क्या कोई भी कंपाउंड ले ले, सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट आर 0, इसका इस बात से तो कोई लेना देना नहीं है, और दोनों बातें हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन अपना बी आना चाहिए, है ना, बी आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। कि भाई स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। 56 में ये कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे बी रिवर्स सम एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। तो इसे रिवर्स कर सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस होता है, ये बात सही है। डिक्रीज इन एंथैल्पी इज एन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ द स्पॉन्टेनिटी, अगेन दोनों बातें सही है, पर दोनों का एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो इसलिए मैंने बताया था एंट्रोपी का फैक्टर क्या है कि डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल आ जाएगा। बेटा असर्शन रीजन में अगला क्वेश्चन है कि एक लिक्विड क्रिस्टलाइन इनटू द सॉलिड एंड इज अकम्पेनिड बाय द डिक्रीज एंट्रोपी। अगर लिक्विड सॉलिड में जा रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, पहली बात सही है। इन क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर, नंबर, मैनर, ऑर्डर और मैनर में अरेंज किए जाते हैं, बात सही है, बिल्कुल करेक्ट, और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 1 फर्स्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ड्राइव द रिलेशनशिप डेल्टा एच और डेल्टा यू, करा रखा है क्लास में, तो ये भी कर लेना। और अगली प्रॉपर्टी अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ढूंढनी है, क्लास में करा रखा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ये मैंने क्लास में कराया हुआ, तो कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, क्या है कि the lattice enthalpy of any compound present in the front suggests the explain the indirect method of the NaCl। बोन-हैवर्ट साइकिल बना लियो, इसके लिए बोन-हैवर्ट साइकिल NaCl की बनाई है ना, वो बना लियो भाई, बहुत ही मस्त हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा जी इज नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क एंड फ्री एनर्जी। सो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी कराया हुआ है मैंने क्लास में, नोट्स में जाना, डेल्टा जी की रिलेशंस कर देना, या फिर इसके आंसर्स को देख लेना। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी ग्राफिकली आपको शो करना है। आइसोथर्मल के लिए ये भी कराया हुआ है मैंने, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो डेरिवेशंस कराई हुई है आइसोथर्मल के लिए वो भी कर लेना। नाउ इट विल फिनिश 62 क्वेश्चन, आपने सिर्फ 1.5 घंटे में करा। आई होप आपके टेस्ट में फुल मार्क्स है, आप सभी को स्कॉलरशिप मिले, मैं ये विश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप इसे लाइक कर सकते हो, जो भी गलतियां हुई हैं उनसे कमेंट में लिख सकते हो, और अगर आपको कुछ और समझना है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो गरीब टीचरों पे जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे गरीब का मतलब है कि दिमाग से गरीब, उनको सिर्फ बिजनेस से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। यू आर जस्ट अ नंबर इफ यू ओनली गोइंग टू एंटरटेन योरसेल्फ एट अनदर इंस्टीट्यूट, बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट यू, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात है। तुम्हें समझना तुम कितने नादान बच्चे हो बाद में पता चलेगा। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं, जुड़े रहिए अल्पाइन केमिस्ट्री के साथ। बाय बाय। और लिख लिया ना, क्लास में क्या करूंगा, बहुत मारूंगा। चल बाय।